नाउ स्टार्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर जो था आपका कल होना था, लेकिन किसी कारणवश जो है इस लेक्चर को कल स्थगित कर दिया गया और इस लेक्चर को आज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ आज इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एनपीओ होता क्या है। एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ जो होता है, जिसका पूरा नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य, जिनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी इंस्टीट्यूशंस को हम एनपीओ के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं एनजीओ, जैसे कि एनजीओज आपने देखी होगी, कई तरीके की एनजीओज होती हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। किसी का पर्पस होता है सोशल, सबका में से मोस्टली जो है 99% सभी एनजीओज़ का पर्पस होता है सोशल वेलफेयर करना। इसका पर्पस किसी तरीके का नहीं होता कि वो प्रॉफिट को अर्न करे। ये जो एनजीओज़ होती हैं, इट मीन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती हैं। इट मे बी रिलेटेड टू अ कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू द पब्लिक। वो कह रहे हैं ये कुछ भी हो सकती हैं ये एनपीओज़ जो हैं, जैसे कि कल्चरल, सांस्कृतिक हो सकती है, कोई शिक्षा से संबंधित हो सकती है, हेल्थ से, किसी पब्लिक सर्विसेज से या धार्मिक चीज़ों से हो सकती है। जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा होगा कि कई तरह की चैरिटेबल डिस्पेंसरीज होती हैं। आपके नथुपुरा में भी आपने देखा ही होगा, डिस्पेंसरी है एचटीएम पब्लिक स्कूल के साथ। वहाँ पे एक मामूली सी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह चार्ज की जाती है 5-10 रुपये, और आपको उसमें जो है डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, एज वेल एज आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक तरीके की इनका पर्पस जो होता है सोशल वेलफेयर करना है, ना कि अर्निंग प्रॉफिट करना। इसी तरीके कुछ स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं। ये सभी की सभी क्या होती हैं, एनपीओज़ होती हैं, जिनका मेन पर्पस जो होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। यानी कि ये सिर्फ सर्विसेज रेंडर करती हैं और बदले में आपसे कुछ मामूली सी एक अमाउंट को रिसीव करती है एज ए रजिस्ट्रेशन पर्पस के तौर पर। तो इसे हम बोलते हैं एनपीओ। एनपीओ में जैसे कि आपने अपने एरिया का एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्फनेज होते हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम्स होते हैं, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं या बड़े बड़े जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके की ट्रस्ट को, इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सकें और देश के विकास में जो है और अपना योगदान दे सके। एक और एग्जांपल लेंगे आपके एरिया में, जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वो भी एक तरीके की एनपीओ ही होती हैं। आगे हम बात करते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ की बात करेंगे, आखिर क्या क्या विशेषताएं इस एनपीओज़ की। ये जो एनपीओज़ जो होती हैं इनकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, वो कि जो कि सेपरेट है अपने उनके प्रमोटर से। प्रमोटर क्या होते हैं, जो प्रमोट करते हैं किसी चीज़ का, यानी कि जो प्रमोशन का करने का काम करते हो, यानी कि जो उसको बढ़ावा देते हो, यानी कि एनजीओ को जो बढ़ावा देते हैं, जो उसे चलाते हैं, रन कराते हैं, उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं। तो जो एनजीओज़ जो होती हैं या फिर इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी अपनी एक कानूनी पहचान होती है जिसका किसी तरीके से उसके प्रमोटर से कोई संबंध नहीं होता। लाइक एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि जो बिजनेस जो होता है हैज़ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जो एनपीओज़ होती हैं उनकी भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है अपने प्रमोटर से। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में दे रखा है, हमने बताया आपको कि इसका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विसेज को देना होता है पब्लिक को, ठीक है, ना कि प्रॉफिट कमाना। थर्ड पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि ये जो होती हैं एक तरीके की चैरिटेबल सोसाइटीज़ या ट्रस्ट होती है, जो कि कोई एक आदमी नहीं चलाता इन्हें, ना ही कुछ 2-4 आदमी मिलकर चलाते हैं, बल्कि एक ट्रस्ट है, एक आपकी सोसाइटीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग या कोई भी व्यक्ति आकर कुछ एक सर्टेन अमाउंट पे करके, लाइक एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस या
एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फ़ीस कुछ इस समथिंग देकर वो उस सोसाइटी या ट्रस्ट का मेंबर बन सकता है, और जिसका काम होता है दान करना या फिर एक तरीके की लोगों के सामाजिक कल्याण हेतु अपनी सेवाएं प्रदान कराना, सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। यही इस सोसाइटीज़ का, यही इन एनपीओज़ का मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट हम बात करते हैं। 4th पॉइंट हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन बाय मैनेजिंग कमेटी और ट्रस्टीज। मतलब कि इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जो आप एनपीओज़ की बात कर रहे हैं, इसका सारा मैनेजमेंट का काम या तो इनके ट्रस्टीज़ करते हैं, यानी कि जो फंडिंग का काम करते हैं, ट्रस्टीज़ जो होते हैं, जो इस पूरी ट्रस्ट को फंडिंग करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं। तो इस तरीके के जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, या फिर जो इनकी एक अपनी एक मैनेजिंग कमेटी होती है, जिनमें सभी जो है एक स्पेसिफिक क्वालिफाइड हम कह सकते हैं कुछ मैनेजर्स होते हैं, जिनके पास अपनी एक मैनेजरिकल स्किल्स होती हैं, और वही मिलके क्या करते हैं, पूरे मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन का संभालते हैं। तो ये थी फीचर्स ऑफ आपकी एनपीओज़। नेक्स्ट, अब ये जो एनपीओज़ जो हम बात कर रहे हैं, तो इन एनपीओज़ को अलग अलग जगह से फ़ंड रिसीव होता है, अलग अलग जगह से इनको फंडिंग रिसीव होता है, पैसा मिलता है इन एनपीओज़ को। और वो किस तरीके के कैसे कैसे फंड्स हैं, जैसे कि सबसे बात करते हैं हम सब्सक्रिप्शन एक तरीके का चंदा। हमने देखा होगा इस तरीके की जो एनजीओज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या एनपीओ सोसाइटीज़ होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, इन्हें लोग चंदा देते हैं। तो चंदा एज ए इनकम होती है किसकी, एनपीओ की। सेकंड, डोनेशन भी जो है एनपीओज़ को दान दिया जाता है कई तरीके के। कुछ जनरल डोनेशन होता है, तो कोई स्पेसिफिक डोनेशन होता है। जनरल डोनेशन ऐसा डोनेशन होता है जो कि जिसका जो अमाउंट जो आपको रिसीव होता है ना, एनपीओ को जो जनरल डोनेशन अगर रिसीव होता है तो मैंडेटरी नहीं होता है कि वो उस पैसे को कहाँ खर्च करे, वो कहीं भी उस पैसे को वो यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर किसी एनपीओ को स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है तो वो जिस पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिला है, तो एनपीओ को उसी पर्पस के लिए उस डोनेशन को खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिपेयर, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिपेयर नाम से क्लियर है कि जो डोनेशन प्रोवाइड कराया गया है किसी एनपीओ को, वो सिर्फ वो बिल्डिंग रिपेयरमेंट के ही ऊपर खर्च कर सकता है, किसी और पर्पस पे उसे खर्च नहीं कर सकता। और सिर्फ अगर ओनली डोनेशन दिया गया है तो वो डोनेशन एक तरीके का जनरल माना जाएगा। वो अमाउंट जो एनपीओ जो रिसीव करेगी जनरल डोनेशन का, वो किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी कार्य के लिए उसे खर्च कर सकती हैं। तीसरा, ग्रांट्स भी एक तरीके की इनकम्स होती हैं किसकी, एनपीओज़ की, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ग्रांट्स होते क्या हैं। उधर हम डिटेल में अच्छे से अभी देखेंगे थोड़ी देर में। आगे हम बात करते हैं एंट्रेंस फीस। जैसे कि आप अगर उस एनपीओज़ में एंट्री करना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके की कोई आप एनपीओ जो होते हैं किसी तरीके की आपकी एग्जीबिशन, फंक्शन, कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह चलाती है, तो उसके अंदर कुछ एंट्रेंस फीस वो चार्ज करती हैं। तो ये एक एंट्रेंस फीस जो लोगों से उन्हें मिलेगी, जो उस कल्चरल प्रोग्राम में या उस एग्जीबिशन को या फंक्शन को अटेंड करने आएंगे, तो वो उनकी एक तरीके की फ़ंड रिसीव करेंगे, एक इनकम हो जाएगी किनकी, एनपीओ की। एडमिशन फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस लेना चाहते हो, अगर आप मेंबर बनना चाहते हो एनपीओ के, तो उसके लिए आपकी एक मेंबरशिप फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि इस एनपीओ की एक इनकम बन जाती है। और कहाँ से एनपीओ को पैसा आता है, और पैसा आता है रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। ये डिविडेंड क्या होता है, कई बार जो एनपीओ क्या करते हैं, जितना उनके पास फ़ंड होता है, अगर वो फ़ंड जो है ऐसे ही उनके पास अनयूटिलाइज्ड है, यूज़ नहीं हो रहा, तो उस फंड को बड़ी बड़ी कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर देता है, और उस बड़ी बड़ी कंपनियों से बदले में उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो शेयर्स और डिबेंचर्स की फॉर्म में की जाती है, और बदले में फिर वो कंपनियां जो है उनके शेयर्स और डिबेंचर्स पे उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। तो डिविडेंड जो मिलेगा कंपनियों को, वो डिविडेंड क्या होएगा, जो कंपनियों के द्वारा जो दिया जाएगा, वो एनपीओ की क्या होएगा, फंड होगा, जो एनपीओ रिसीव करेगी। आगे और कहाँ से पैसा आता है इनके पास, एनपीओज़ के पास एक पैसा आने का एक और जरिया होता है, वो होता है पुराना कोई पड़ा हुआ मटेरियल पड़ा हो एनपीओ में, तो उस पुराने मटेरियल को बेच दो, पैसा आ जाएगा। जैसे कि न्यूज़पेपर है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो इसी चीज़ों को आप बेच कर भी पैसा प्राप्त कर सकते हो। इसी तरीके से और पैसा कहाँ से आता है एनपीओ को एक और जगह होता है पैसा की प्राप्त करने की, वो होती है लेगेसी। ये हम चर्चा करेंगे। लेगेसी भी एक पैसा होता है जो कि आपको जो है एनपीओ को रिसीव होता है। इसको अभी हम आगे डिटेल में ग्रांट्स के साथ आपको वहीं समझा देंगे।
कुछ गवर्नमेंट्स के द्वारा अगर या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं अगर उनसे जो है अगर वो पैसा लोन में उठाता है कौन, एनपीओ, तो वो भी एक तरीके का उसका फंड बन जाता है और उसके फंडों को यानी कि इनकम को राइज करता है। तो ये सभी चीज़ें थी कि कहाँ कहाँ से इन एनपीओस को क्या मिलता है, फंडिंग मिलती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेमेंट मेड बाय एनपीओ। तो कई तरीके के खर्चे भी होते हैं भाई, इनकम्स हैं तो खर्चे भी तो होने ज़रूरी हैं। तो खर्चे भी जो है एनपीओस के होते हैं। वो कैसे कैसे टाइप के खर्चे करती है एनपीओ, तो आप देख रहे हो स्टाफ को सैलरी देना, ऑफिस के खर्चे जैसे पोस्टेज हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गया, ऑडिट फीस हो गया। ऑडिट फीस उसे दी जाती है जो खातों को आपका एनालाइज करने आएगा ऑडिटर, आपके खातों की रिवैल्यूएशन करने आएगा, चेक करने आएगा, वेरिफिकेशन करने आएगा ऑडिटर, तो उसको आपको क्या देनी पड़ती है, ऑडिट फीस देनी पड़ती है। इस तरीके के खर्चे हो सकते हैं। रेंट की पेमेंट जहाँ पे आपने एक्स्टैब्लिश कर रखी है एनपीओ, तो उसका रेंट पे करना पड़ सकता है। रिपेयर चार्जेस हैं आपके एक्सपेंस ऑन शोज़ एंड टूर्नामेंट, कोई ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कोई भी एक्सपेंस किया गया अपने शोज़ और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज जो किया है आपने तो उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, तो एक तरीके का खर्चा है। कोई आपने बुक खरीदी है, बिल्डिंग ली है, परचेज ऑफ एनी अदर फिक्स एसेट, कोई अदर दूसरा फिक्स एसेट खरीदा है तो आपसे पैसा जाएगा, तो ये एनपीओ की पेमेंट्स है। हॉनरेरियम भी एक तरीके का एक्सपेंस होता है जिसको हम वहीं ग्रैंड्स लेगेसी के समय ही बताएंगे। ऑनरेरियम एक खर्चा है और भी अदर मिसलेनियस एक्सपेंस हो सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं आगे कि किस तरीके के अकाउंट्स को बनाया जाता है एनपीओ में। जिस तरीके से आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि आप फाइनल अकाउंट जो होता था, फाइनल अकाउंट में आप 3 अकाउंट बनाते थे, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसी तरीके से आप एनपीओ की बात कर रहे हैं, तो एनपीओ को भी जो है कुछ अकाउंट्स जो है बनाना मैंडेटरी होते हैं, मस्ट होते हैं, जो उन्हें कंपलसरी है बनाने पड़ते हैं ताकि वो चेक कर सके ड्यूरिंग द ईयर उनकी क्या क्या इनकम्स थी, क्या क्या उनके एक्सपेंस थे और उन्होंने कितने, उनके पास फाइनेंशियल पोजीशंस क्या थी, उनके एसेट्स क्या थी, लायबिलिटी क्या थी, तो उसके लिए उन्हें भी अकाउंट्स मेंटेन करने नेसेसरी होते हैं। तो पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नाम से क्लियर है, एक रिसिप्ट्स होंगी और पेमेंट्स होगी, क्या कहाँ कहाँ से आया यानी कि फ़ंड रिसीव्ड और कहाँ कहाँ आपने फ़ंड को क्या किया, पे किया, कहाँ कहाँ पे फ़ंड के अमाउंट को आपने पे किया, वो इसके अंदर आपको लिखना होता है सारा खर्चा। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर जो निकलती है, बैलेंसिंग फिगर वो या तो क्लोजिंग कैश बैलेंस निकलेगा या फिर क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकलेगा, कोई इन दोनों में से कोई एक निकलेगा। कई बार क्या होता है क्लोजिंग बैलेंस दे देते हैं, तो अगर क्लोजिंग दे दिए तो बैलेंसिंग फिगर में हम ओपनिंग निकाल देंगे। तो सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा जिसमें एक तरफ इनकम्स होंगी, एक तरफ सारे एक्सपेंडिचर होंगे, यानी कि जो रिसिप्ट्स होंगी वो सारी इनकम बन जाएगी और जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारे के सारे खर्चे बन जाएंगे। इसमें आपकी क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में, सरप्लस या डेफिशिएट। सरप्लस मतलब फ़ायदा और एक तरीके डेफिशिएट मतलब घाटा, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता था, उसी तरीके से आपका सरप्लस या डेफिशिएट निकलेगा। अगर इनकम ज़्यादा हुई, खर्चे कम हुए तो आपका सरप्लस, और अगर इनकम कम हुई, खर्चे ज़्यादा हो गए तो आपका डेफिशिएट। तीसरी चीज़ बनेगी इसमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम 11th स्टैंडर्ड में जानते हैं कैसे बनती हैं, आपको बताने की इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, कॉमर्स के छात्र हैं आप वैसे भी। तो बैलेंस शीट में आपको पता होगा कि आपने जो है एक तरफ एसेट लायबिलिटीज़ होती हैं। फाइनल अकाउंट में हम एक बैलेंस शीट बनाते थे जिसमें एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर हो जाती थी, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसा है कि अब हमें बैलेंस शीट बनानी है दो, एक करंट ईयर की और एक बनानी है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे कैपिटल फंड। क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड। ये कौन सी साइड निकलेगा, एसेट साइड। और जो करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी उसके अंदर इस कैपिटल फंड को हमें ट्रांसफ़र कर देना है, और ट्रांसफ़र करने के बाद हमने ये देखना है कि एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों साइड बराबर आ जानी चाहिए, ठीक है। जब आप ये कैपिटल फंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल फंड कौन सी तरफ ट्रांसफ़र होएगा, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये लायबिलिटी का पार्ट होता है। फाइनल अकाउंट में हम कैपिटल लिखते थे, इसमें हम कैपिटल वर्ड की जगह पे हम कैपिटल फंड बोलते हैं इसे। तो इस कैपिटल फंड को जब आप इस वाली करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिसिट आएगा, तो इन दोनों को हम ट्रीट करेंगे इस कैपिटल फंड में। सरप्लस आएगा तो प्लस कर देंगे, डेफिसिट आएगा तो माइनस कर देंगे, और टोटल आंसर जो आएगा वो कैपिटल फंड का ये बन जाएगा।
तो फिर हम देखेंगे एसेट और लायबिलिटी साइड बराबर आ जाएगी तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, यानी क्वेश्चन आपका करेक्ट है। तो ये थे अकाउंट जो कि आपके मेंटेन होंगे एनपीओ में। ये अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसे ट्रीट करते हैं और कैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं इन अकाउंट्स में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात कर रहे थे हम डोनेशन की। डोनेशन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक हमने बताया था जर्नल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाया जाएगा। कौन से अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में इस जनरल डोनेशन को दिखाया जाएगा। वहाँ स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो स्पेसिफिक डोनेशन जो होगा वो क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि आप जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसकी जो लायबिलिटी साइड होगी उधर आपको इसे दिखाना होगा। यानी कि कैपिटलाइज का मतलब ये है कि इसे लायबिलिटी साइड में, यानी कि जो लायबिलिटी साइड है उधर आपने इसको जो है मेंशन करना है। क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है जब किसी पर्सन को मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो जब तक वो उस वर्क को पूरा नहीं कर देता तब तक उस पर्सन के ऊपर जिसने उस डोनेशन को रिसीव किया है उसके ऊपर एक लायबिलिटी बनी रहती है। तो कोशिश करिए कि आप जैसे ही जब आप स्पेसिफिक डोनेशन को खर्च कर देंगे, मतलब कि जिस पर्पस के लिए मिला था उस पर्पस के लिए आप खर्च कर देंगे, तो आपके ऊपर से वो लायबिलिटी भी जो है, जो लायबिलिटी जो थी जो बढ़ गई थी उसके बाद जो है आपकी लायबिलिटी कम कर देंगे। ठीक है, जब आप ये पे कर देंगे। ठीक है, और जब आप ये रिसीव करेंगे तो इस कौन सा डोनेशन? स्पेसिफिक डोनेशन। जब आप रिसीव करेंगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी और जब आप पेमेंट कर देंगे यानी कि उस वर्क को पूरा कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी गिर जाएगी। तो इसे लायबिलिटी साइड में दिखाना है आपने बैलेंस शीट और भी करंट ईयर की। हाँ, अभी हमने पीछे में बात करी थी ग्रांट्स क्या होते हैं। ग्रांट्स एक तरीके की कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। कौन सी रिसिप्ट्स? कैपिटल रिसिप्ट होती हैं जिन्हें हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, बाकी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करवा देंगे, बता देंगे आखिर ये क्या होता है। ग्रांट्स की हम बात करते हैं। ग्रांट्स भी एक तरीके की कैपिटल रिसिप्ट है और ये अगर एक तरीके के फंड ही होते हैं जो कि एनपीओ को मिलते हैं। ये जो रिसीव होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्हें जो है मतलब कि एनजीओ को या जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरीके की, उन्हें एक तरीके की एक कैपिटल रिसिप्ट होती हैं जिन्हें वो बैलेंस शीट में शो करते हैं और एक तरीके का हम इसको फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरह ट्रीट भी करते हैं। ये फंड बेस्ड ट्रीटमेंट होता है एक, जो फंड के साथ हम ट्रीटमेंट किया जाता है उसे हम फंड बेस्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जिसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ये न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ना फंड बेस अकाउंटिंग, ये फंड बेस अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट होता है, जिस तरीके से हम फंड का ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरीके से हम इस ग्रांट्स का भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। लेगेसी, लेगेसी पीछे एक वर्ड आया था, ये भी एक फ़ंड है जो कि एक एनपीओ को रिसीव होता है। लेगेसी क्या होता है? जब कोई पर्सन मर जाता है, ठीक है, मरने के पश्चात जो होती है उसकी जो विल होती है, वसीयत, जो उसके वसीयत के अंदर अगर कुछ लिखा होता है कि मैं इतने पैसे मेरे मरने के पश्चात आप इस वाले ट्रस्ट को, इस सोसाइटी को या इस एनपीओस को मैं डोनेट करता हूँ, तो एक तरीके की उस एनपीओ की ये इनकम हो जाती है। और इसी अमाउंट को जो एनपीओ को जो मिला है, ये अमाउंट वो कहाँ से मिला है? डिजीज़ पार्टनर, यानी कि मरे हुए जो पार्टनर है, मृत पार्टनर है या पर्सन है, कोई भी पर्सन है, पार्टनर है, कोई भी है, पार्टनर तो नहीं कहेंगे, सॉरी, तो हम पर्सन की बात करेंगे। तो कोई मरने के पश्चात जो व्यक्ति दान कर जाएगा इस तरीके के पैसे अपनी विल के अंदर जो लिख जाएगा, तो वो पैसा जो है एक एनपीओ को डोनेशन के तौर पे रिसीव हो जाएगा। और इस तरीके के पैसे को हम क्या बोलते हैं? लेगेसी। क्या बोलते हैं? लेगेसी। आगे एक वर्ड हमारे पास आया था सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे हम। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन एक तरीके का चंदा जिसे हम बोलते हैं। ये जो होते हैं जो
पर्सन जो एनजीओ से जुड़े होते हैं उन्हें क्या करना होता है, अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए कि हम जो है परमानेंट मेंबर बने रहेंगे इस ट्रस्ट के साथ, इस सोसाइटीज़ के साथ, तो उन्हें पीरियोडिकली, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कैसे भी हो सकती हैं, तो पीरियोडिकली मेंबरशिप को जीवित रखने के लिए, अपनी मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है किन्हें, मेंबर्स को। ठीक है, इस तरीके पैसे को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जो कि एनपीओ की एक इनकम होती है। सेकंड पॉइंट एक हमने पीछे छोटा था, वो था होनोरेरियम। होनोरेरियम क्या होती है? होनोरेरियम क्या होता है, कई बार जो होती है एनजीओज जो होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनपीओ जिन्हें हम कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके की कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए किसी को वो क्या करती हैं, हायर करती हैं, या फिर किसी पर्सन को वो क्या करती हैं, अपनी उस ट्रस्ट या सोसाइटी में बुलाती हैं, और बुलाने के बाद जो है उनसे सर्विसेज उन्हें देने को कहती हैं। ठीक है, वो आते हैं वहाँ पे एक चीफ गेस्ट से बन के कुछ, या गेस्ट के तौर पे बन के आते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को पे करते हैं। और जनरली उनको हम क्या करते हैं, उनकी सर्विसेज के लिए हम पेमेंट नहीं करते, मतलब कुछ चार्ज नहीं करते, बल्कि हम उनका आभार व्यक्त करते हैं किसी तरीके से, हम एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, नॉट फॉर अ पेमेंट फॉर द सर्विसेज। हम जो है एक आभार व्यक्त करते हैं कि वो आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हमारी एनजीओज़ के लिए, और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, कुछ इस तरीके की हम बदले में उन्हें एक सम्मानित एक राशि देते हैं, एक कुछ सम्मान में कुछ उन्हें पैसा पे करते हैं, कुछ मेडल शील्ड हो सकती है, कुछ सम्मानित एक धनराशि, एक अमाउंट हो सकता है, जो हम उन्हें जाते समय उनको उनकी अच्छी सर्विसेज देने के लिए एज एक अच्छा जो है उन्होंने यहाँ पर आकर जो है लोगों को मतलब कि अपनी मोटिवेशन किया, तो उसके लिए हम एक पेमेंट कर रहे हैं, टोकन पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के पैसे को जो हम पे कर रहे हैं, जो एनजीओ पे कर रही है उन पर्सन्स को, उस पैसे को हम बोलते हैं होनोरेरियम, यानी कि एक सम्मानित राशि है जो एक एनपीओ देगी। किसको देगी? उस पर्सन को देगी जिस पर्सन ने उनकी सोसाइटी या ट्रस्ट में आकर लोगों को मोटिवेशन किया है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, जिसे हम कहते हैं एक चैरिटेबल सर्विसेज की है उन्होंने। मतलब कि बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, कुछ एनजीओज़ में जाते हैं, वहाँ जाके अपना 1 दिन जाकर 2 दिन जाके कैंप लगा के कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो हमसे कोई फ़ी वगैरह जो है जनरली इतनी कमांड नहीं करते हैं, या फिर इतना जो है फ़ी वगैरह हमसे मांगते नहीं हैं, बल्कि वो एक वॉलंटरी एक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, और बदले में हम उन्हें जाते वक्त सम्मान प्रदान करने के लिए कुछ पैसा देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे पेमेंट टू द गेस्ट टीचर फॉर अ लेक्चर गिवन बाय हिम टू द एनपीओ फॉर द पब्लिक वेलफेयर। जैसे कोई गेस्ट टीचर है, वो जाके उसने वहाँ पे जाके अपना लेक्चर दिया है, कहाँ पे? एनपीओ में। किस लिए दिया है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो इस तरीके का ये जो है एक तरीके का खर्चा है। ये क्या है? एक तरीके का एनपीओ जो है उनके लिए एक तरीके का रिवेन्यू एक्सपेंस है, खर्चा है, जिसे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। इस तरीके के खर्चे को कौन सी साइड? एक्सपेंडिचर साइड। तो ये होता है आपका क्या? होनोरेरियम। फंड बेस अकाउंटिंग की हम बात की थी पीछे हमने। फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है? फंड बेस अकाउंटिंग कुछ फंड्स होते हैं जो कि एनपीओज़ को रिसीव होते हैं, और ये जो फंड जो होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होते हैं, यानी कि जिस पर्पस के लिए आपको मिला है आप उस फंड को उसी पर्पस के लिए ही खर्च करेंगे। तो ये जो फंड बेस अकाउंटिंग में जो एनपीओज़ को फंड जो मिलते हैं, ये फंड आपको कहाँ दिखाना होता है? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। करंट ईयर की जो बैलेंस शीट होती है उसके लायबिलिटी साइड में आप इस फंड्स को दिखाएंगे। आखिर किस तरीके के ये फंड्स होते हैं? जो फंड्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये फंड्स किस तरीके के होते हैं? फंड्स हो सकते हैं टूर्नामेंट फंड, प्राइज़ फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, ये सारे फंड्स हैं। कुछ इस तरीके के और भी फंड्स हो सकते हैं। तो ये जो फंड्स हैं, ये फंड्स किसे मिलेंगे? ये मनी रिसीव होगी एनपीओ को, ये फंड रिसीव होंगे। ठीक है, और किस पर्पस के लिए? कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जिस पर्पस पे मिलेंगे एनपीओ को उसी पर्पस पे उस फंड के पैसे को खर्च करना होगा। अगर टूर्नामेंट फंड मिला है तो उस पैसे का खर्च टूर्नामेंट करवाने के लिए होगा। प्राइज़ फंड मिला है तो उस पैसे को आपने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही खर्च करना होगा। मैच फंड मिला है तो मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए उस पैसे को खर्च किया जाएगा। बिल्डिंग फंड मिला है तो उस फंड के पैसे को हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, रिपेयरमेंट के ऊपर ही खर्च
कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको इस लेक्चर में सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर हो कर लिया होगा आपने कि ये आपकी एनपीओ क्या होती है। मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बता दें कि इस लेक्चर में आज हमने प्रॉपर क्या पढ़ा। तो इस लेक्चर में हमने आपको एक बताई थी कि एनपीओ क्या होती हैं, एनपीओज़ किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसके बाद हमने कुछ उसके एग्जांपल्स बताए आपको। फिर हमने आपको बताया था करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होती हैं इस एनपीओज़ की। फिर एनपीओज़ के अंदर हमने ये बताया आपको कि कौन कौन से एनपीओज़ को फ़ंड रिसीव होते हैं और एनपीओ कहाँ पैसा खर्च करती है, एनपीओ किस टाइप्स के अकाउंट्स बनाती है, और कुछ हमने जनरली 2-3 टर्म्स के बारे में पढ़ा। और एक हमने लास्ट में एक चीज़ पढ़ी फ़ंड बेस अकाउंटिंग में कि फ़ंड्स क्या होते हैं और इस फंड्स किस किस टाइप्स के होते हैं। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया होगा। और अब आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि ये जो आपने ये लेक्चर में जो वीडियोस में जो रिटन में सब कुछ जो देखा है, इस सभी पॉइंट्स को सभी को एज इट इज़ अपनी न्यू रजिस्टर में चैप्टर का नेम, हेडिंग वगैरह मेंशन करने के बाद इसे सभी अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से इसको रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो वो अपने इन डाउट्स को मेरे साथ डिस्कस कर सकता है अपनी डाउटिंग क्लास में। और डाउटिंग क्लास में आपको जो होगा मुझे कॉल करनी पड़ेगी या फिर आप जो है व्हाट्सएप पे भी जो है उस डाउट्स को जो है मेरे से क्लियर कर सकते हैं। जो टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा कृपया करके उसी समय में ही आप कॉल करें। धन्यवाद।